में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई। 3 दिसंबर को तय होगा कि जनता ने किसे चाबी दी है सत्ता की। सत्ता के संक्रमण काल में अब आपको सूबे की सियासत से जुड़े वो अनसुने किस्से सुना रहे हैं जो न सिर्फ रोचक और ऐतिहासिक हैं बल्कि इनमें कामयाबी के सूत्र भी बिखरे पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी कहानियों की हमारी खास सीरीज मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री में बात सियासत के ऐसे वट वृक्ष की जिनकी छांव एक बड़ा दायरा बनाती थी। अपनी बात पर डट कर अड़े रहना उन्हें शेष से विशेष बनाता था। उन्हें लोग बाबोसा के नाम से भी जानते हैं। साल 1952, जगह सीकर का खाचरी आवास गांव। साधारण से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो जनसंघ से जुड़े एक सज्जन सामने खड़े थे। बिशन सिंह के बारे में पूछ रहे थे, घर के उस सदस्य के बारे में जिसकी हाल फिलहाल में ही सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी। बिशन सिंह आए। सज्जन की आओ भगत के बाद आने का प्रायोजन पूछा। सज्जन बिशन सिंह को विधायकी का चुनाव लड़ने का ऑफर लेकर आए थे, लेकिन नई नई नौकरी में बिशन सिंह चुनावी पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए अपने बड़े भैया को आगे कर दिया। बड़े भैया चुनाव लड़े, जीते और सियासत में ऐसे वटवृक्ष बने जिनकी छांव एक बड़ा दायरा बनाती थी। अपनी बात पर डटकर अड़े रहना इस शख्स को शेष से विशेष बनाता था। नाम था भैरव सिंह शेखावत। 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात एक थी, स्वाभिमान और शौर्य के वो प्रतीक थे। वो झुकते नहीं थे, बेवजह गिड़गिड़ाते नहीं थे। आज के नेताओं को सीखना चाहिए। भैरव सिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर के खाचरी आवास गांव में हुआ। गांव की पाठशाला में अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और जोबनेर से हाई स्कूल की शिक्षा हासिल की। हाई स्कूल के बाद जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया ही था कि पिता चल बसे। अब भरे पूरे परिवार के सदस्यों के भरण पोषण का भार शेखावत के कंधों पर था, इसलिए खेती शुरू की। बाद में पुलिस की नौकरी भी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस पे आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा, फिर वहां से रिजाइन किया, फिर बीच में खेती करने लगे और 1952 में चुनाव आए तो ये प्रत्याशी बने। चुनाव लड़ने के लिए शेखावत बीवी से 10 रुपए का मोड़ा तोड़ा नोट लेकर घर से निकले। इसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास बन गया। शेखावत सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति तक बन गए। आम आदमी के हक और हित की चिंता उनकी राजनीति के केंद्र में रही। ऐतिहासिक रूप से भैरव सिंह शेखावत ने 2 काम ऐसे किए हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। पहला, अंत्योदय योजना की शुरुआत और दूसरा, आरटीआई को धार। अंत्योदय पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है गरीबों के लिए। समय के साथ आरटीआई भी जरूरी हुआ और क्योंकि जब सूचना ही नहीं है तो बिना सूचना के कोई करेगा कैसे, तो एक सीक्रेसी जो आवरण था वो ओपन हुआ है। देखो, अंत्योदय योजना इस देश में बहुत बड़ा काम करके गई कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है
उसको आगे लेकर आना है, उसको अधिकार देना है, वो भूखा नहीं सोए। और ये योजना बाद में पूरे देश में लागू हुई। और भैरव सिंह शेखावत अपनी विचारधारा से समझौता किए बिना अपने निजी संबंधों को बनाए रखने में माहिर थे। कहा तो यह भी जाता है कि शेखर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संकट मोचक थे। वाजपेयी हर संकट की काट शेखावत के जरिए ही तलाशते थे। 15 मई 2010 को भैरव सिंह शेखावत का जयपुर में देहांत हो गया। शेखावत की आत्मीयता के उनके विरोधी भी कायल थे। वो एक ऐसे युग पुरुष थे जो सदैव लोगों की स्मृतियों में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। किसी शख्स के सीएम बनने की ऐसी कहानी आपने शायद कभी सुनी हो, जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे एक डॉक्टर के संदेश से एक नेता सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पर जा बैठा। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर यह बात पूरी तरह से फिट बैठती है। शुरुआत से ही देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले शिवचरण माथुर का मुख्यमंत्री बनना एक सपने के सच होने जैसा है। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक साधारण परिवार और सुदूर गांव से चलकर सूबे के सबसे बड़ी कुर्सी पर खुद को स्थापित करना उन्हें सियासत में एक उदाहरण बनाता है। का ओवरऑल करियर था राजनीति का, वो बहुत अच्छा करियर था और एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था वो, जिसकी अपने दुश्मन भी कभी बुराई नहीं करते थे। उसके पीछे रीजन था कि वो अपने सब लोगों को साथ लेकर चलते थे। कोई उनकी कितनी भी बुराई करे, कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो उसको टाल जाते थे और जब समय पड़ता था सबकी मदद करते थे। 1981 में जब शिवचरण माथुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब राज्य कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद माथुर ने असाधारण नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। कहा जाता है कि जब माथुर पार्टी आला कमान के साथ कैबिनेट गठन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे, तब राजधानी में भारी बारिश के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। उन्हें जयपुर पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, जो पानी के अंदर था। बमुश्किल माथुर कॉकपिट में बैठे और पायलट को हेलीकॉप्टर को एसएमएस स्टेडियम में उतारने का निर्देश दिया गया। बाढ़ की तबाही के बीच माथुर ने अपने 29 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। जब पहाड़िया मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश की प्रतीक्षा कर रही फाइल्स के ढेर को निपटाने के लिए 8 दिनों तक दिन रात काम किया। इसी सलाहियत की वजह से जनवरी 1988 में उन्हें फिर सूबे की कमान सौंपी गई। विधानसभा में एक एक पोलिंग बूथ और एक एक गांव का उनको नॉलेज था कि मेरे को इस गांव में मेरे कितने समर्थक है, इस गांव में मेरे कितने मतदाता है। तो काउंटिंग के किसी भी क्षण उनको पूछ लो कि अभी हम किस स्थिति में हैं, तो वो ये बता पाते थे कि मैं पहली स्थिति में हूं, दूसरे नंबर पर हूं, तीसरे नंबर पर। कहा जाता है कि बिग बी अमिताभ बच्चन ने माथुर को सीएम के रूप में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवचरण माथुर का जन्म 1926 को एक कायस्थ परिवार में मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक छोटे से गांव मढ़ी कानूनगो में हुआ था। जब शिवचरण सिर्फ 4 वर्ष के थे, तभी अपनी मां के साथ अपने ननिहाल करौली आ गए। पढ़ाई लिखाई के दौरान माथुर का परिचय स्नेहलता से हुआ, उस लड़की से जिसके पिता माणिक्यलाल वर्मा प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और ख्यात समाज सुधारक थे। स्नेहलता और शिवचरण की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद 1 जनवरी 1945 को दोनों ने शादी कर ली।
उनका परिवार वैसे तो मणि कानून को गुना में था, मध्य प्रदेश में था, पर वो राजस्थान में आ गए थे। माणिक्यलाल जी वर्मा की जो बेटी हैं सुशीला जी माथुर, उनसे उनका विवाह हुआ और यहीं पे ही उन्होंने अपनी छात्र राजनीति को शुरू किया। शादी के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने अपने दामाद के लिए सियासी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। माणिक्यलाल का आशीर्वाद और शिवचरण की कोशिश रंग लाई। भीलवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले शिवचरण माथुर भीलवाड़ा के जिला प्रमुख, सांसद और प्रदेश सरकार में मंत्री तक बने। लेकिन शिवचरण के सीएम पद पर आसीन होने का किस्सा बड़ा ही नाटकीय है। बात 11 जुलाई 1981 की है। दिल्ली में इसी राजस्थान हाउस के अंदर शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को हटाने में लगे थे। एक दोपहर को शिवचरण माथुर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फिजिशियन डॉक्टर केपी माथुर ने फोन कर यहां पृथ्वीराज रोड पर बुलाया और प्रधानमंत्री का पहाड़िया को हटाकर सूबे की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने का संदेश दिया। संदेश में शिवचरण माथुर से ये भी कहा गया था कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, वरना उनकी ताजपोशी टल भी सकती है। ठीक 3 दिन बाद जैसा कि डॉक्टर माथुर ने बताया था वैसा ही हुआ। शिवचरण माथुर 14 जुलाई 1981 को पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 23 फरवरी 1985 तक इस पद पर बने रहे। इस कार्यकाल के दौरान ही 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर ने कांग्रेस को देश भर में ऐतिहासिक जीत दिलवाई। राजस्थान में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 25 लोकसभा सीटें जीती थीं। तब राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ जबकि सभी 25 सीटें एक ही पार्टी के खाते में चली गई हों। शिवचरण का सितारा बुलंद था, लेकिन 1 साल बाद स्थिति पूरी तरह से पलट गई। 1985 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भरतपुर के तत्कालीन विधायक राजा मान सिंह की पुलिस की गोली से मौत ने सबको हिला दिया। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर से इस्तीफा ले लिया गया और हरदेव जोशी को प्रदेश की बागडोर थमा दी गई। और घटना यह कि भरतपुर जिले की वो यात्रा पे थे, डीग में कोई चुनाव था। वहां से जो नुमाइंदे थे वो पूर्व राज परिवार के सदस्य राजा मान सिंह, पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई और पुलिस ने गोली चलाई और जिसमें उनकी जान चली गई। ये बहुत ऐसा मुद्दा बन गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए अपना बचाव करना मुश्किल था और इस घटना ने मुख्यमंत्री पद से उनकी बलि ले ली। मांडलगढ़ के अलावा पूरे जिले के लिए उन्होंने मलाई, आज जो अपन इसको औद्योगिक नगरी भिलवाड़ा को कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय माथुर साहब का रहा है। जब वो मुख्यमंत्री हो गए तो समग्र विकास उन्होंने पूरे राज्य का भी अपने हिसाब से किया, लेकिन उनकी खूबी ये थी कि वो सारे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके कोई भी समस्या होती थी तो निस्तारण उन्हीं के कहने के अनुसार किया करते थे। जिस प्रकार डीग के हादसे के बाद माथुर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसी प्रकार देवराला के सती हादसे के बाद बने माहौल में हरिदेव जोशी को जनवरी 1988 में इस्तीफा देना पड़ा। नियति का ऐसा चक्र घूमा कि उनके स्थान पर शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनने का दूसरा मौका मिल गया। ये बात और है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी के दौरान माथुर को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करना पड़ा। उनकी किस्मत हिचकोले खा रही थी। नवंबर 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में अभूतपूर्व पराजय झेलते हुए 25 में से एक भी सीट नहीं जीत सकी, जिसका खामियाजा शिवचरण माथुर को अपनी कुर्सी गंवाकर भुगतना पड़ा। बाद में शिवचरण माथुर को असम का राज्यपाल बनाया गया। 25 जून 2009 को शिवचरण माथुर का दिल्ली में निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। मुख्यमंत्री में अब सिर्फ 16 दिन तक सूबे की बागडोर संभालने वाले उस सीएम की जिसका महाराणा प्रताप से बड़ा करीबी संबंध था।
राजपुताना, तलवारों पर नाज करने वाला, बर्छी तीर कटारों पर जीवन काटने वाला, यही आजादी के नारों पर पलने वाला प्रताप का वतन है और यही प्रदेश के उस यशस्वी मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र रहा है जिसकी सादगी और ईमानदारी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। दुनिया भले ही कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के लिए जानती हो, लेकिन एक सच ये भी है कि ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा के लिए भी जाना जाता है। ये भी एक अजीब संयोग है कि हीरालाल देवपुरा का महाराणा प्रताप से बड़ा गहरा संबंध है। बात उस समय की है जब मेवाड़ का राणा उदय सिंह किशोर था। उदय सिंह के चचेरे चाचा बनवीर उदय सिंह को मारने चला। इस बात की भनक जब किशोर की धाय मां पन्ना को लगी तो उन्होंने बनवीर को धोखा देने के लिए अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। पन्ना सहमी, दिल झिझक उठा, फिर मन को कर पत्थर कठोर, सोया प्राणों का प्राण, जहां दिखला दी उंगली उसी ओर। क्षण में बिजली सी कड़क उठी, जालिम की ऊंची खड़क उठी, मां मां की चीख उठी, नन्ही सी काया तड़प उठी। शोणित सी सनी सिसक निकली, लोहू पी नागन शांत हुई, एक नन्हा जीवन दीप बुझा, एक गाथा करुण दुखांत हुई। बनवीर ने पन्ना धाय के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला, जबकि पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर जगह जगह भटकती रही। जिस परिवार ने उदय सिंह और पन्ना धाय को संरक्षण दिया वो हीरालाल देवपुरा के पुरखे थे। त्याग और बलिदान की वही भावना देवपुरा की रगों में भी बहती रही। लेकिन मैं कुछ जो जीवन में उनसे सीखा कि वो जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, न तो किसी से ईर्ष्या द्वेषता रखी, सब जातियों वालों को साथ लेके चले। और वो एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उनका कोई गुटबंदी या इस तरीके से कोई उनका अलग से संगठन या इस तरीके से कोई वो जो दूसरे नेताओं ने बनाई वो उस तरीके से इन्होंने नहीं बनाई। हमें उनसे कई बार 4-4, 5-5 दिन मिले हो जाते थे, क्योंकि वो सुबह उनकी दिनचर्या जो थी वो सुबह जल्दी उठते थे और जल्दी उठ के सुबह घूमने निकल जाते थे मॉर्निंग वॉक पे, और जब तक वो आते तब तक हम स्कूल चले जाते थे। उसके बाद वो अपने राजनीतिक कार्य में और अपने ऑफिस वर्क में लग जाते थे, और जब वापस रात तक हम सो जाते उसके बाद तक वो फाइलें देखते रखते निपटाते रहते थे, और हम जब सो जाते उसके बाद वो सोते थे रात को 12 बजे, और सिर्फ सुबह वापस उनकी दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू हो जाती थी। तो हमें तो कई बार उनसे मिले हुए सप्ताह हो जाता था। तो बहुत उन्होंने कठिन परिश्रम किया है और बहुत कहना चाहिए कि जुझारू रूप से राजनीति में भी और सामाजिक जीवन में लगे रहे। 12 अक्टूबर 1925 को केलवाड़ा में हीरालाल देवपुरा का जन्म हुआ। युवावस्था में देवपुरा मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ गए। देश आजाद हुआ तो उदयपुर कांग्रेस में सक्रिय हो गए। विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में रुचि रखते थे और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ राजस्थान विधानसभा का, उस वक्त से उन्होंने पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा। और उस वक्त क्योंकि राजा महाराणाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। 1967 में पहली बार विधायक बने। मोहनलाल सुखाड़िया ने मंत्री परिषद में लिया, लेकिन बरकत मियां ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरिदेव जोशी की कैबिनेट में देवपुरा को जगह मिली। 77 में हारे, 80 में जीते और पहाड़िया सरकार में मंत्री बने। पहाड़िया के बाद शिवचरण माथुर ने सूबे की कमान संभाली, लेकिन देवपुरा बने रहे। फिर माथुर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, जिसके बाद रिक्त पद पर देवपुरा को आसीन किया गया, लेकिन 17 दिन बाद ही देवपुरा की कुर्सी खाली करवा ली गई। वो सबसे कम वक्त के राजस्थान में मुख्यमंत्री बने, इसका उनको श्रेय जाता है 16 दिन के लिए।
आप इसको श्रेय कहें या राजनीतिक व्यवस्थाएं, लेकिन उन्होंने उस पद पे अपने आप को आसीन किया और एक छोटे से कार्यकाल के लिए उनको याद किया जाता है। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कोई चुंबकीय बिंदु नहीं था, उनकी सरलता। संपर्क जो है सभी बड़े नेताओं से बहुत मधुर और सौहार्दपूर्ण रहा। इंदिरा जी का भी उनके ऊपर बहुत स्नेह था। उसके बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी जब आए तो राजीव जी का भी उनके ऊपर बहुत स्नेह था। और राजीव जी ने 1985 में जब चुनाव अभियान चल रहा था, उस वक्त भरतपुर में राजा मानसिंह वाला जो कांड हुआ, उसके कारण शिवचरण जी माथुर जब मुख्यमंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी जगह राजीव जी ने श्री देवप्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया था। और उस दरमियान इलेक्शन में बराबर कांग्रेस जीत के आई थी और मेजोरिटी वापस आई थी। लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां जैसी बनती हैं, उस वक्त वो वापस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उस वक्त जोशी जी असम के गवर्नर थे, उनको वापस बुलाया गया और उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया और ये वापस जोशी जी की कैबिनेट में वापस से शामिल हुए थे। क्या है कि उनको अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो कोई ऐसे राजनीतिक नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान के रूप में लोगों के सामने वो जो होते सन 62 में जब हारे तो उनका ये व्यक्तित्व था कि मैं चुनाव आ रहा हूँ, मानवता नहीं आ रहा, मैं इंसानियत को नहीं आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद देवपुरा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा। 7 महीने बाद पद से त्यागपत्र देकर हरिदेव जोशी सरकार में मंत्री बन गए, जिसके बाद उनका सितारा कुछ समय के लिए नेपथ्य में चला गया। अशोक गहलोत जब 1998 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो देवपुरा की किस्मत उन पर मेहरबान हुई। 1998 में चुनाव जीतकर हीरालाल ने वापसी की, लेकिन गहलोत ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, लेकिन राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाकर लाल बत्ती जरूर थमा दी। देवपुरा की उम्र हो चली थी, इसलिए 2003 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अगले साल देवपुरा का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस